अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्लियामेंट के बाहर दी गई तकरीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने मंगल को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया और उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कांग्रेस अरकान ने भी उसकी शदीद मुखालिफत की। जरूरी कागजात मेज पर रखे जाने के बाद बीजेपी मेंबरान एक साथ खड़े हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस अरकान ने भी इसकी शदीद मुखालिफत शुरू कर दी। अरकान के पुरसुकून होने के बाद कायद ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल राजस्थान के अलवर में एक तकरीर में इंतहाई नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया और बेबुनियाद बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर ने ऐवान और अहले वतन की तौहीन की है, इसीलिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल आज ऐसी है। इसके साथ ही कांग्रेस की हुकूमत के दौरान ही चीन ने 38,000 किलोमीटर हिंदुस्तानी इलाका हथिया लिया था। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल उन्होंने अलवर में जो तकरीर की थी वो ऐवान के बाहर की थी, उनकी तकरीर ऐवान के अंदर की नहीं थी। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी के दौरान जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी वो आजादी की जंग लड़ने वालों से माफी का मुतालबा करते हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क को मुत्तहिद करने की बात की। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मुल्क की खातिर अपनी जानें दी। उन्होंने सवाल किया कि आप में से कितने लोगों ने मुल्क की यकजहती के लिए जान दी। अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। Hear your leader. You can't hear your leader even. बहुत दुर्भाग्य है जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। Everyone will be heard in rapt attention. Leader of the house and leader of the opposition. And their voice must be heard. Please. जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को गांधी जी ने सत्य कहा था और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है। सर, आपका मैं briefly on this point only, खड़गे जी, limited to this only. मैं वही बोल रहा हूँ। Please, it's a request, sir. You are very senior man. Be kind to the chair. मैं अभी मुंह भी नहीं खोला। खड़गे जी, if anyone has to be kind to the chair, it has to be Mr. खड़गे before anyone else. सर, मैंने जो सुनो,
Leader of the House, control your people. Control your people. What is this? This is not the way. We have to lend our ears to the leader of the opposition. His statement has been in public domain. Let him say, please. सर, एक तो मैं जो राजस्थान के अलवार में भारत जोड़ो जो सभा वहां पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड दी हाउस है। जो मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूँ, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, आपका वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि वो अपनी खुराक में जवार, बाजरा जैसे मोटे अनाज का इस्तेमाल करें और मुल्क में भी इसके रिवाज को फरोग देने के लिए एक अवामी तहरीक शुरू करें। मोदी ने यह बात बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कही। मीटिंग में पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा एस जयशंकर, वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी, मरकजी वज़ीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और दूसरे शामिल थे। मुलाकात में पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने मेंबरान पार्लियामेंट से MP स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद करने को भी कहा। मीटिंग में मोदी ने अरकान पार्लियामेंट को जवार, बाजरा जैसे मोटे अनाज खाने और मुल्क में इसे फरोग देने का मशवरा दिया और अरकान पार्लियामेंट से पार्लियामेंट में आज मोटे अनाज का खुसूसी खाना खाने की अपील की। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत की जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के लिए मोटे अनाज के खाने का आज एहतमाम किया गया, जिसमें जवार, बाजरा जैसे मोटे अनाज से बने पकवान पेश किए गए। हुकूमत ने आज राज्यसभा को बताया कि मुल्क में खाद और दीगर खादों की कोई कमी नहीं है और 2 लाख टन से ज्यादा खाद हर वक्त मांग से ज्यादा दस्तयाब रहती है। केमिकल और फर्टिलाइजर के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने ऐवान में औक़ाफ़ सवालात के दौरान एक ज़मीनी सवाल के जवाब में कहा कि किसानों के नाम पर सियासत मुनासिब नहीं है। इस वक्त किसानों को खाद के लिए कहीं भी कतार में नहीं लगना पड़ता। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर टिकटों के लिए, हवाई अड्डे पर दाखिले के लिए और दीगर मकामात पर भी इंतजामात के लिए कतार लगी हुई है। क्या किसानों का एक ग्रुप खाद लेने के लिए गोदाम में दाखिल हो सकता है? ये सिर्फ एक के बाद दीगरे ही लिया जा सकता है। खाद की तकसीम का यही बेहतर निज़ाम है, इसलिए किसानों के नाम पर सियासत करना मुनासिब नहीं है। मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क में कहीं भी खाद की कमी नहीं है। मुल्क में खाद लाने के लिए 70 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनो फर्टिलाइजर का रिसर्च हुआ और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन पर आने के पहले उसका अनेक टाइप का उसके पास बायो सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी स्टडी की गई है। डिटेल अध्ययन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उसको अनुमति दी गई है। हमारे सारी बॉडी के द्वारा जो रिसर्च को अनुमोदन करती है, सब बॉडी के द्वारा रिसर्च करने के बाद ये रिसर्च हुआ है। माननीय सदस्य को मेरा सुझाव है कि इंडिजिनियस रिसर्च देश के किसानों के लिए है और दुनिया भी उसके प्रति देख रही है। बिना कारण से हमारे देश में उसके सामने क्वेश्चंस खड़ा करके दुनिया की कोई लॉबी को अपॉर्चुनिटी ना दे दे, ताकि वो लोग हमारी नैनो फर्टिलाइजर के सामने उंगली उठाए और हमारी रिसर्च अप्रूवल बॉडी के सामने उंगली उठाए। उसके बाद डिटेल में ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स सभी पर और ऑर्गेनिज्म पर उसकी क्या इफेक्ट होती है, सारा डिटेल स्टडी करके वो मार्केट में लाया गया है। एक बार तो मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एक बॉडी के द्वारा, माननीय मंत्री जी आप नैनो यूरिया ला रहे हैं
तो क्या है नैनो यूरिया? यूरिया का स्मॉल पार्टिकल, वो हवा में उड़ता उड़ता जाएगा, 10 किलोमीटर दूर जाएगा, वहां इफेक्ट करेगा। मैंने कहा क्या है वो? तो कि नाइट्रोजन। मैंने कहा हवा में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ उड़ेगा, कहाँ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चंस करने वाले बहुत लोग आएंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का इंडिजिनियस किसानों के लिए बहुत बड़ा रिसर्च है, दुनिया भी उसकी स्टडी करे और दुनिया डिमांड कर रही है कि आप हमें सप्लाई करो, आप नैनो का प्लांट हमारी कंट्री में लगाओ। ऐसा डेवलप्ड कंट्री भी आज हमारा नैनो यूरिया के रिसर्च के सामने देख रही है। हमारा इंडिजिनियस रिसर्च हमारे देश की संपदा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे दिन मंगल को सुबह 6:30 बजे कुटी वैली से शुरू हुई। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। लोग उनसे मिलने के लिए सड़कों के किनारे खड़े होकर उनके आने का इंतजार करते नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भवानी तोप चौक से चलकर मोती डोंगरू में काबीना वजीर टीकाराम जोली के दफ्तर पहुंची, जहां जोली और उनके खानदान समेत कांग्रेस के तमाम कारकुनों और ओहदेदारों ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। बाद राहुल गांधी की यात्रा मोती डोंगरी पहुंची, जहां राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट के बच्चों को स्टेज से नीचे बुलाया और उनसे मुलाकात की। मार्शल आर्ट के बच्चों ने राहुल गांधी को अपने करतब दिखाए, जिससे वो बच्चों के करतब देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद साबिक मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने उन्हें अलवार का कलाकंद खिलाया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में निकाले जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीन के मामले पर उनसे 4 सवाल पूछे। रमेश ने अपने बयान में कहा कि हम वजीर खारजा के उस बयान से पूरी तरह से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे जवानों का एहतराम, तारीफ और सलूक किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दुश्मनों के खिलाफ डटे हुए हैं। लेकिन क्या ये वही गीरत का जज्बा था जिससे वज़ीर आज़म मोदी को 19 जून 2020 के वाक़े के बाद, जिसमें हमारे 20 जवानों ने हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी, ये कहने पर आमादा किया कि हमारे मुल्क की सरहदों में कोई दाखिल नहीं हुआ। उन्होंने एक और सवाल किया कि वज़ीर ख़ारजा का ये दावा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मामूल के नहीं हैं, फिर हमने चीनी सफीर को बुलाकर एतराज़ दर्ज क्यों नहीं कराया, जैसा कि हम पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के पास बुलाकर करते हैं। चीन पर हमारा तिजारती इन्हिसार 2021-22 में रिकॉर्ड बुलंदी पर क्यों पहुंच गया। हर महीने मंत्री यात्रा में निकलेंगे, हर जिले में मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री सभी जिलों में यात्रा निकलेंगे। और मैं समझता हूं
मैं ये समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो पीएम है, मैंने कहा था आपको पहले दिन, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पीएम पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। मोदी साहब ने पीएम की परिभाषा बदल दी है। ऐसे ही मैं समझता हूं हमारे अशोक जी को सीएम की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। सीएम माने कम्युनिकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं। हमारे में प्रचार हम छूट जाते हैं। हमारी उपलब्धियां बहुत हैं, हमारी योजनाएं बहुत उम्दा हैं, बहुत फायदेमंद हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, पर संगठन की ओर से, सरकार की ओर से हम इतना प्रचार नहीं करते जितना कि हमारे विरोधी करते हैं। वो काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा। हम काम ज्यादा करते हैं और प्रचार। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि वो ओला, उबेर, जोमैटो, स्विगी जैसे कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी बॉयज और टैक्सी ड्राइवरों के लिए अगले बजट में प्रोविजन लाएंगे। गहलोत ने आज कहा कि समाज के कमजोर तबके के लोग गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, यानी ऐप पर अपनी कंपनियां हैं जहां लोग थोड़े पैसों के लिए दिन रात काम करते हैं। उन कंपनियों में उनका इस्तेसाल किया जाता है, नौकरियों से निकाल दिया जाता है। राजस्थान अब उन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ देगा। राजस्थान ऐसा करने वाली मुल्क की पहली रियासत होगी। उन्होंने कहा कि ये लोग कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी से मिले थे और राजस्थान ऐसी पॉलिसी बनाने वाली पहली रियासत होगी। ऐप पर मबनी कंपनियों में काम करने वाले ऐसे लोगों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कल राहुल जी ने बात की है, वो एक नया कंसेप्ट है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कल कि जो ऐसे लोग नए, आप देखते हो 8-10-15 सालों के अंदर ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, इन्हीं का जो सेक्टर डेवलप हुआ, इसमें लोग तकलीफ में है। वो लोग शोषण करते हैं, इनका निकाल देते हैं नौकरी से। कई लोगों ने खुद ही टैक्सी खरीद के लगाई। एक व्यक्ति मेरा सरदारी थे, राहुल जी इंटरेक्शन हुआ, उसने कहा मैंने 3 टैक्सी खरीदी, मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए मैं इस काम में खुद पड़ा हूँ कि मैं क्यों नहीं इन लोगों की मदद करूं कि जो ये गिग वर्कर्स हैं। पूरा एक्सप्लेन किया, मेरी 3 टैक्सी बिक गई, मैं कर्जदार हो गया, तो मुझे पीड़ा जो मैंने सही है वो चाहता हूँ कोई नहीं सही। तो राहुल जी ने जो कल फीडबैक के आधार पर बात करी आपसे, इस पर हम चाहेंगे कि कोई बजट के अंदर हम ऐसा प्रोविजन है जिससे कि इनके वर्कर्स का भी भला हो देश के अंदर। ये हमारी सोच रहेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीर को हुए तशद्दुद और फायरिंग के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है। यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट लीडर विवेकानंद की शिकायत पर मुल्जिम सिक्योरिटी गार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गार्ड्स के खिलाफ फायरिंग, मारपीट और कातिलाना हमला समेत कई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में तशद्दुद और संगीन बदअखलाकी की अफसोसनाक वाक़यात के पेश नज़र 20 दिसंबर यानी आज के रोज़ यूनिवर्सिटी में काम बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि नामालूम अनासिर ने यूनिवर्सिटी के गेट के ताले तोड़ दिए, जिसके नतीजे में उनके और गार्ड्स के दरमियान तशद्दुद हुआ। पथराव और गाड़ियों को नजर आतिश करने से खौफ और हुरास की सूरत हाल पैदा हुई। दूसरी तरफ यूपीए डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पीर को इस तशद्दुद के बारे में बताया कि यूनिवर्सिटी में हालात अब काबू में हैं। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और दीगर अफसरान मौके पर मौजूद हैं। इंतजामिया सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। आगरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो ताजमहल पर 1 करोड़ 90 लाख का वाटर टैक्स और 1.5 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अदा करें। एएसआई से कहा गया कि वो 15 दिन के अंदर बकाया जात की अदायगी करें। अगर 15 दिनों में टैक्स जमा ना कराया गया तो ताजमहल को जब्त करने की वार्निंग दी गई है। एएसआई सुपरिंटेंडेंट राजकुमार पटेल ने मीडिया को बताया कि यादगारों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है। हम पानी के लिए टैक्स अदा करने की भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इसका कोई तिजारती इस्तेमाल नहीं है। कैंपस के अंदर हरियाली को बरकरार रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल के लिए पानी और प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक नोटिस पहली बार मौसूल हुई है। हो सकता है कि यह गलती से भेजी गई हो। एएसआई हुक्काम ने बताया कि ताजमहल को 1920 में एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट करार दिया गया था और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी इस यादगार पर कोई टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया था। मामले के बारे में म्युनिसिपल कमिश्नर निखिल टी फंडे ने कहा कि वो ताजमहल से मुतालिक टैक्स से मुतालिक कार्रवाई से वाकिफ नहीं है। टैक्सों के हिसाब
किताब के लिए रियासत भर में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस सर्वे की बुनियाद पर ताज़ा नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतों और मजहबी मकामात समेत उन पर वाजिबात की बुनियाद पर नोटिस जारी किए गए हैं। कानून के मुनासिब अमल के बाद रियायत दी जाती है। उन्होंने कहा कि एएसआई को नोटिस जारी होने की सूरत में उनकी जानिब से मौसूल होने वाले जवाब की बुनियाद पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे के कत्ल को लेकर आज एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है। इसमें ये इल्जाम लगाया गया कि तबलीगी जमात से जुड़े लोग इसमें शामिल थे। एनआईए की चार्जशीट में इसका खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया कि उमेश का कत्ल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। तबलीगी जमात के लोगों ने उसका गला काटा था ताकि लोगों के दिल में डर पैदा किया जा सके। केस की जांच कर रही एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा कि मर्डर के 11 मुलजिमीन तबलीगी जमात के लोग थे। तबलीगी जमात एक इंटरनेशनल देवबंदी इस्लामिक मिशनरी है, ऐसा चार्जशीट में कहा गया, और जो इस्लामी तालीमात पर सख्ती से अमल करती है। अमरावती के उमेश कोल्हे जिसकी उम्र 54 बरस थी, उन्हें 21 जून को काम से लौटते वक्त 3 हमलावरों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। हमलावर बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की ताईर में उमेश ने व्हाट्सएप पोस्ट लिखा था, उससे ये लोग नाराज थे। नुपुर ने टेलीविजन शो में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतनाज़िया रिमार्क किया था। हमलावर कोल्हे का सिर धड़ से अलग करना चाहते थे, लेकिन उनके पीछे आ रहे बेटे बहू के चिल्लाने पर वो भाग गए। ये सब खुलासा एनआईए के चार्जशीट के जरिए सामने आया। मरकजी हुकूमत ने आज कहा कि दारुल हुकूमत में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सर्वर्स पर साइबर हमले के सिलसिले में नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी ने लोकसभा में वक्फे सवाल के दौरान कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के सवाल के जवाब में ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि एम्स सर्वर का ऑपरेशन और सिक्योरिटी एम्स के माहिरीन करते हैं। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के मुंजमुर्ग इलाके में मंगल की अली सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 जंगजू मारे गए। कमिश्नर जोन कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में जानकारी फराहम करते हुए कहा कि शोपियान एनकाउंटर लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 जंगजू मारे गए। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में महलूकीन में से 2 जंगजुओं की शिनाख्त लतीफ लोन साकिन शोपियान और उमर नज़ीर साकिन अनंतनाग के तौर पर की गई। ट्वीट में कहा गया कि लतीफ लोन कश्मीरी पंडित श्री पूर्णा कृष्णा भट्ट की हलाकत में मुलविस था, जबकि उमर नजीर नेपाल के तिल बहादुर थापा की हलाकत में मुलविस था। पुलिस ने कहा कि महलूक जंगजुओं की तहवील से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद किए गए। छत्रपति शिवाजी की बेहुरमती और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट बाहर भेजकर रियासत के नौजवानों से रोजगार के मौके छीन लेने के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का एहतजाज लगातार जारी है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कायदीन और कारकुनों ने आज नागपुर में एहतजाज किया और बीजेपी और एकनाथ शिंदे हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान के कोटा में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। वहां एक सांड के हमले में रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम की दर्दनाक मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग पर अचानक सांड ने हमला कर दिया। सांड के सींग बुजुर्ग के चेहरे के आर पार हो गए। इससे मुतासिरा की आंख भी बाहर आ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये मामला कोटा शहर की साबरमती कॉलोनी का है। जो महलूक है उनके बेटे रघुवीर ने बताया कि उनके वालिद महेश चंद, जिनकी उम्र 62 साल है, सरकारी स्कूल में एक 4th कैटेगरी क्लास 4 एम्प्लॉय थे और इतवार की सुबह करीब 6 बजे वो घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। घर से कुछ दूरी पर उन पर एक सांड ने हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने घर आकर इतला दी। मौके पर ये लोग पहुंचे तो वो खून से लथपथ सड़क पर गिरे हुए थे। निजी अस्पताल में करीब 6 घंटे उनका इलाज चला, लेकिन उनका खून नहीं रुका। दोपहर करीब 1:30 बजे उनकी मौत हो गई। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की वजह से मंगल की सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रही। महकमे मौसमियात ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में इन रियासतों में काफी घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। वहीं हरियाणा में कोहरे की वजह से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में इतवार की सुबह एक बस रेलिंग तोड़कर 10 फीट नीचे गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। उधर दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी सिर्फ कुछ मीटर ही थी।
इसका वीडियो पैसेंजर ने एक शेयर किया है। कानपुर में भी कोहरे को देखते हुए 4 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। चीन में कोरोना से मुतालिक पाबंदियों में ढील के बाद वहां इन्फेक्शन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हो रहा है। हालात इतने संगीन है कि अस्पतालों के सभी बेड भरे हुए हैं, दवाएं नहीं हैं। जहां भी देखें वहां लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आखिरी रसूमात के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना केसेस दिनों में नहीं बल्कि घंटों में दुगने हो रहे हैं। एक और चौंकाने वाली खबर, जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए मरकजी हुकूमत ने एक अलर्ट जारी किया है। वो अलर्ट मोड पे आ गई है। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी ने सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को एक चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया है कि जितना भी मुमकिन हो सके सभी पॉजिटिव केसेस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम की लैब में भेजें और कोविड से बचने के लिए सभी एहतियाती इक़दाम उठाए जाएं। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के जिले लिसबेला में एक बाजार में गैस सिलेंडर फटने से कम 12 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। ये इतला मंगल के रोज आई। जिले लिसबेला के डिप्टी कमिश्नर मुराद खान ने मीडिया को बताया कि पीर को एक दुकान में रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और आग करीबी दुकानों में फैल गई। अफसरान के मुताबिक झुलसने वाले अफराद को कराची के जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया। करीब 25 अफराद जख्मी हैं और इनमें से 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के बनू जिले में काउंटर टेररिज्म सेंटर पर कब्जा करने वाले तहरीक तालिबान के 33 दहशतगर्दों को फौज ने मार गिराया है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट को यह जानकारी दी। ऑपरेशन में 2 कमांडो भी मारे गए। करीब 3 दिन से टीटीपी के दहशतगर्द एक मेजर समेत 4 फौजियों को हॉस्टेज बनाए हुए थे। पाकिस्तान ने इस मामले को सुलझाने के लिए 16 मौलवियों की एक टीम अफगानिस्तान बातचीत के लिए भेजी थी। इनकी कोशिश थी कि अफगान तालिबान को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो टीटीपी दहशतगर्दों को सरेंडर के लिए तैयार करें। ये कोशिश नाकाम साबित हुई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीटीपी के दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे थे। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने मिलिट्री ऑपरेशन किया जो 40 घंटों तक चला। टीटीपी के दहशतगर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा रियासत के बन्नू जिले में एंटी टेररिज्म सेंटर पर कब्जा कर लिया था। 4 फौजियों समेत कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया, एक का कत्ल भी कर दिया था। हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तानी हुकूमत उन हॉस्टेजेस को छुड़ा नहीं पा रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी छावनी को चारों जानिब से घेरा हुआ था। फौज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत के जरिए हॉस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान मिलिट्री कार्रवाई की गई और 33 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। यूएस कैपिटल हिल तशद्दुद मामले में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच कर रही कांग्रेस कमेटी ने ट्रंप को मुजरिम ठहराया है। ये तशद्दुद 6 जनवरी 2021 को अमेरिका में सदर के ओहदे का हलफ लेने से पहले हुआ। ट्रंप के हजारों फॉलोअर्स पार्लियामेंट में घुस गए थे, तोड़फोड़ की थी और आगजनी की थी। इस कमेटी ने पीर को अपनी 154 पेज की रिपोर्ट में ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की सिफारिश की है। ट्विटर पर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत बदलाव दिखना शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह के अकाउंट से ब्लू टिक हट गया। इनके हैंडल में ग्रे टिक दिखने लगा है। हालांकि ग्रे टिक वाले रूल को अभी तक पूरी तरह से रोल आउट नहीं किया गया। कई कायदीन के हैंडल में अभी भी ब्लू टिक दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के अकाउंट पर अभी भी ब्लू टिक बना हुआ है। 13 दिसंबर को ट्विटर ने वेरीफाई की पॉलिसी चेंज कर दी थी। इसे 3 कलर की कैटेगरी में बांटा गया। कंपनियों को गोल्ड चेक, हुकूमत को ग्रे चेक और आम शहरियों को ब्लू टिक मिलेगा। पीएम मोदी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जैसे सरकारी तंजीमों के ट्विटर हैंडल पर ग्रे टिक दिखने लगा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत कई सियासी कायदीन के ट्विटर प्रोफाइल पर ग्रे टिक दिख रहा है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।